हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 4 मई 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज हम डिस्कस करेंगे और इसमें जिस तरीके से एक बार फिर आतंकी मुठभेड़ में 5 जवानों की शहादत हो गई है, उस न्यूज़ को देखेंगे। और कल सेना ने जितने भी कोरोना योद्धा हैं यानी कि डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, इन पर पुष्प वर्षा की है इस न्यूज़ में, और कहाँ कहाँ की गई है ये न्यूज़ देखेंगे। इसके साथ ही जो आर्थिक पैकेज पर घोषणा होने वाली है उस पर नज़र रहेगी। और CII यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने आर्थिक हालात सामान्य होने के लिए 1 साल का वक्त बताया है। इन सभी न्यूज़ों के साथ हम एडिटोरियल पेज, बिजनेस, स्पोर्ट्स सभी पेजों को कवर करेंगे। वीडियो के लास्ट में आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे, अगर आप चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं या फिर उसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स के तौर पर रख सकते हैं। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी नेशनल न्यूज़ देख लेते हैं। आज हमारे लिए 5 नेशनल न्यूज़ हैं। पहली है, बंधकों को बचाने में कर्नल और मेजर सहित 5 जवान शहीद। रविवार सुबह की शुरुआत एक दुखद खबर से हुई। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में आतंकवादियों के चुंगल से बंधकों को छुड़वाने के लिए शुरू हुई मुठभेड़ के दौरान शनिवार रात से फंसे कर्नल और मेजर समेत 5 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। शहीदों में राज्य पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर भी शामिल है। सेना ने 17 घंटे चली मुठभेड़ में लश्कर तोयबा के कुख्यात कमांडर हैदर को भी उसके एक साथी के साथ ढेर कर दिया है। सूत्रों के अनुसार दूसरा आतंकी हंदवाड़ा का ही रहने वाला मोहम्मद आसिफ कुरैशी उर्फ अबू हजमा हो सकता है। ऑपरेशन में 11 ग्रामीणों को बचाने में सफलता मिली है। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा कि जवानों की यह शहादत आतंकवाद के समूल नाश के हमारे संकल्प को और मजबूत बनाएगी। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के बाद आसपास के इलाकों में आतंकियों के छिपे होने की आशंका के चलते तलाशी अभियान चला रखा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आतंकी ताकतों के विरुद्ध देश को एकजुट होना है। इसमें 5 लोगों की जान गई है। आशुतोष शर्मा जो कर्नल हैं वो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के हैं। अनुज सूद जो कि मेजर हैं वो पंचकुला हरियाणा के हैं। राजेश कुमार जो कि नायक हैं वो मानसा पंजाब के हैं। दिनेश सिंह लांस नायक अल्मोड़ा उत्तराखंड के हैं। एस काजी पठान सब इंस्पेक्टर जो जम्मू कश्मीर के हैं। नेक्स्ट न्यूज है, सेना ने कोरोना से लड़ रहे योद्धाओं को दी सलामी। कोरोना महामारी से अग्रिम मोर्चे पर जंग लड़ने वाले कोरोना से लड़ रहे योद्धाओं को देश की तीनों सशस्त्र सेनाओं ने रविवार को अनूठी सलामी दी। वायुसेना ने लड़ाकू विमानों से देश की चारों दिशाओं से फ्लाइट पास्ट उड़ान भरकर, तो हेलीकॉप्टर ने कोरोना का इलाज कर रहे अस्पतालों पर फूलों की वर्षा कर देश की ओर से कोरोना योद्धाओं का आभार जताया है। सेना और नौसेना के बैंडों ने कोविड अस्पतालों के सामने देशभक्ति की धुनें बजाकर, तो नौसेना ने समुद्र में अपनी 25 जहाज युद्धपोतों को विशेष रोशनी से जगमगाया कर कोरोना के खिलाफ देश की एकजुट लड़ाई में सशस्त्र सेनाओं के पूरी तरह साथ होने का संदेश दिया है। कोरोना से जंग करने वालों को चारों दिशाओं से हवाई सलामी की शुरुआत से पहले सेना के प्रमुख शहरों में पुलिस स्मारकों पर सशस्त्र सेनाओं की ओर से पुष्पांजलि अर्पित की गई। सुबह श्रीनगर और लेह से वायुसेना के जेट विमानों ने दक्षिण में केरल के कोच्चि तक का फ्लाइट पास्ट शुरू किया है। पूर्व में गुवाहाटी से शुरू हुआ वायुसेना का फ्लाइट पास्ट पश्चिम में मुंबई होते हुए गुजरात के कच्छ तक पहुंचा। देश में अब तक के वायुसेना के सबसे बड़े फ्लाइट पास्ट में इस दौरान दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, लखनऊ, पटना, रांची, चंडीगढ़, देहरादून से लेकर रायपुर, भोपाल, जयपुर आदि शहरों के ऊपर भी जेट विमानों से उड़ान भरते हुए कोरोना से लड़ रहे योद्धाओं को सलामी दी गई। अब नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। दिल्ली में रिकॉर्ड 427 नए मामले, देश में आंकड़ा 42,000 के पार। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में कोरोना के बढ़ते मामले के साथ देश में संक्रमितों का आंकड़ा 42,000 को पार कर गया है। रविवार को दिल्ली में रिकॉर्ड 427
नए मामले सामने आए हैं, जबकि पूरे देश में 2400 से ज़्यादा नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और 67 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में 83 लोगों की मौत हुई है और 2487 नए मामले मिले हैं और मरने वालों की संख्या 1306 और संक्रमितों की संख्या 40,263 हो गई है। लेकिन आंकड़ों में यह अंतर राज्यों से केंद्रीय एजेंसी को डाटा मिलने में होने वाली देरी के कारण रहता है। कई एजेंसियां सीधे राज्यों से आंकड़े जुटाती है, जबकि केंद्र के आंकड़ों में एक दिन पहले के मामले भी शामिल होते हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से मिली सूचनाओं के मुताबिक रविवार को 2407 नए मामले सामने आए हैं और संक्रमितों का आंकड़ा 42,112 पर पहुंच गया है। वहीं इस बीमारी से अब तक 1386 लोगों की मौत हुई है। शनिवार को 67 लोगों की जान चली गई, जिसमें गुजरात में 28, महाराष्ट्र में 27, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व पंजाब में 3-3 और हरियाणा, मध्य प्रदेश व तमिलनाडु में एक एक मौत शामिल है। धारावी में जिस तरीके से चिंता बढ़ी है, महाराष्ट्र में 678 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें मुंबई की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी में 94 मामले सामने हैं। नेक्स्ट न्यूज है, कोरोना मामलों की वृद्धि में स्थिरता जल्द, ये बोला है नीति आयोग ने। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच एक अच्छी खबर आई है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने रविवार को कहा कि संक्रमित लोगों की संख्या में बेशक बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन अब जल्द ही इसमें स्थिरता आनी शुरू होगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार द्वारा लॉकडाउन को 2 सप्ताह और बढ़ाने का मकसद पहले और दूसरे चरण के दौरान हुए लाभों को और मजबूत करना है। पॉल कोरोना वायरस से निपटने के लिए बनाए गए चिकित्सा उपकरण एवं प्रबंधन योजना पर अधिकार प्राप्त समूह के प्रमुख हैं। पीटीआई से साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के मामलों में अचानक हुई बढ़ोतरी इस संक्रमण के कंटेनमेंट की हमारी नियंत्रण नीति के हिसाब से सीमा में है। पॉल ने बंद को बढ़ाकर 17 मई तक करने के फैसले के उद्देश्य के पीछे बताया कि देश को पिछले लॉकडाउन से जो लाभ हुआ है उसे और मजबूत करना जरूरी है। बंद का मकसद वायरस के ट्रांसमिशन की श्रृंखला को तोड़ना है। यदि हम आगे बंद नहीं करेंगे तो हम लाभ गंवा देंगे। और इसमें एक दिया है छोटा सा पॉइंट कि दोगुना होने की दर में सुधार। नीति आयोग के सदस्य ने कहा कि भारत कभी भी लॉकडाउन से पहले हो रहे कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के नजदीक नहीं पहुंचा है। लॉकडाउन से पहले देश में कोरोना वायरस के मामले प्रत्येक 5 दिन में दोगुने हो रहे थे। उससे पहले तो ऐसा 3 दिन में हो रहा था। अब 11 से 12 दिन में ऐसा हो रहा है। नीति आयोग के सदस्य ने कहा, कुल मिलाकर वायरस फैलने का आंकड़ा कमजोर हुआ है, लेकिन अभी यह स्थिर नहीं हुआ है। लेकिन हमें उम्मीद है कि अब यह किसी भी समय स्थिर हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है, बुरी तरह से प्रभावित 20 जिलों में अब तैनात होगी केंद्रीय टीमें। केंद्र सरकार कोरोना वायरस से सबसे बुरी तरह से प्रभावित देश के 20 जिलों में स्वास्थ्य कर्मियों की अपनी टीमें भेज रही है। दिल्ली और अन्य 9 राज्यों में फैले इन जिलों में ये टीमें हालात से निपटने के सामने आ रही खामियों को दूर करने के साथ ही क्लस्टर कंटेनमेंट प्लान और निगरानी के उपायों के क्रियान्वयन में स्थानीय प्रशासन की मदद करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ये टीमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, बंगाल और आंध्र प्रदेश के उन जिलों में तैनात की जाएगी जहां कोरोना वायरस से संक्रमण के समय सबसे ज्यादा मामले हैं। मंत्रालय के मुताबिक इन टीमों में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ के साथ ही अन्य विभागों के विशेषज्ञ शामिल हैं। ये टीम अपने सुझावों और सुधारों के क्षेत्रों के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ अपनी रिपोर्ट संबंधित राज्यों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव को सौंपेगी। ये नेशनल न्यूज की 5 न्यूज थी हमारे लिए इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज।
इंटरनेशनल पेज में दो न्यूज़ है हमारे लिए। तो इसमें पहली न्यूज़ है हमारे लिए, लॉकडाउन से बाहर आ रहा है विश्व। संक्रमण के खतरों के बीच लॉकडाउन से मिली छूट का विभिन्न देशों के नागरिकों ने खुले दिल से स्वागत किया है। अमेरिका, यूरोप और एशिया के कई देशों में फिर से जीवन पटरी पर लौटने लगा है। घरेलू यात्रा प्रतिबंधों से मिली छूट के बाद चीन के पर्यटन स्थलों पर लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। उधर स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान में अमेरिकी सेनाओं और वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने अटलांटा, बाल्टीमोर और वाशिंगटन डीसी के ऊपर उड़ान भरी है। चीनी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार प्रतिबंधों से मिली छूट के पहले 2 दिनों में बीजिंग के पार्कों में करीब 17 लाख लोग आए। अमेरिका में कोरोना महामारी के केंद्र न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क में भी शनिवार को एक्सरसाइज करने वालों की भीड़ दिखाई दी। पड़ोसी प्रांत न्यू जर्सी में ने भी पार्क फिर से खोल दिए हैं। लॉकडाउन से छूट देने के मुद्दे पर अमेरिकी सांसद में मतभेद हैं। ईरान के कम जोखिम वाले क्षेत्रों में सोमवार से मस्जिदें और स्कूल खुल जाएंगे। शुक्रवार को होने वाली नमाज भी पहले की तरह होगी, लेकिन इस दौरान सभी तरह के सुरक्षात्मक उपाय करने होंगे। संक्रमण के लिहाज से ईरान ने पूरे देश को व्हाइट, येलो और रेड जोन में बांट दिया है। मॉल और शॉपिंग सेंटर भी खोल दिए गए हैं। सांस्कृतिक और खेल प्रतियोगिताओं पर अभी लगाम है। ब्रिटेन और इटली में हालात तेजी से सुधर रहे हैं। इटली में सोमवार से लॉकडाउन में ढील दी जानी है। उससे पहले रविवार को वह मृतकों की संख्या में बहुत कमी आई है। शनिवार को 474 लोगों की मौत हुई थी। नेक्स्ट न्यूज़ है, कोर्ट करेगा नेतन्याहू के भाग्य का फैसला। इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक अपराधों का आरोपों का सामना करने वाले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को नई सरकार बनाने से रोकने के लिए रविवार को याचिकाओं पर सुनवाई शुरू कर दी है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार नेतन्याहू के खिलाफ सुनवाई में असामान्य रूप से 11 जजों का बड़ा पैनल शामिल था। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट और देश के प्रमुख टीवी चैनलों पर सुनवाई का सीधा प्रसारण किया गया। नेतन्याहू के खिलाफ अदालत में अलग अलग 8 याचिकाएं दायर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट और पैनल की अध्यक्ष एस्तेर हयूत ने रविवार को चर्चा की शुरुआत में कहा कि अदालत उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी जो नेतन्याहू को उनके आपराधिक अभियोग के कारण नई सरकार बनाने से रोकने की मांग करती है। सोमवार को अदालत नेतन्याहू और बेनी गैजेट्स के बीच समझौते को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगी। ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के नेता ने इजराइल में सरकार बनाने के लिए एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत नेतन्याहू प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवा जारी रखेंगे और 18 महीने बाद गेट्स उनका स्थान ले लेंगे। तो ये इंटरनेशनल पेज की दो न्यूज़ थी हमारे लिए। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 3 न्यूज़ हैं। आर्थिक हालात सामान्य होने में लगेगा 1 साल, और ये बोला है CII ने, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा। कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन के खत्म होने के बाद भी देश में आर्थिक गतिविधियों के सामान्य होने में 1 वर्ष का समय लग सकता है। यह बात देश के प्रमुख 300 कंपनियों के CEO के बीच किए गए सर्वे से सामने आया है। 45% CEO ने कहा है कि इकोनॉमी के पूर्व कोविड-19 स्थिति में लौटने में 1 वर्ष का समय लग सकता है, जबकि 33% ने कहा है कि उनकी कंपनी के रेवेन्यू में 40% या इससे ज़्यादा की कमी हो सकती है। कोरोना वायरस महामारी से देश की इकोनॉमी पर असर को लेकर यह संभवतः सबसे बड़ा सर्वे है। 34% CEO ने कहा है कि अर्थव्यवस्था की चाल के सामान्य होने में 6 से 12 महीने का समय लग सकता है। ज़्यादातर कंपनियों ने माना है कि रिकवरी फिलहाल घरेलू मांग से ही होगी। विदेशी मांग की स्थिति के सामान्य होने में ज़्यादा वक्त लग सकता है। इस सर्वे का सबसे चिंताजनक पहलू रोजगार को लेकर सामने आया है। 54% कंपनियों ने कहा है कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद उनके यहाँ रोजगार के अवसरों में कमी होने की संभावना है। 45% ने कहा है कि रोजगार के अवसरों में 15 से 30% तक की कटौती हो सकती है। हालांकि 2/3 ने
यह कहा है कि उनके यहां अभी तक वेतन था मजदूरी में कोई कटौती नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि अभी तक इस बारे में कोई फैसला नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, इंफ्रा परियोजनाओं से बढ़ाएंगे औद्योगिक उत्पादन। कोविड-19 की वजह से शिथिल पड़ गई अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए सरकार अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में तेजी लाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन परियोजनाओं की समीक्षा और उसे आगे बढ़ाने के लिए कहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में तेजी लाने से रोजगार निकलने के साथ सीमेंट, स्टील व अन्य औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन में भी तेजी आएगी। वहीं वैश्विक स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर होने से विदेशी निवेश लाने में भी मदद मिलेगी। भारत इन दिनों चीन से कारोबार समेटने को तैयार कंपनियों को अपने यहां लाना चाहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में तेजी को लेकर सरकार की गंभीरता का पता इस बात से भी चलता है कि गत 30 अप्रैल को नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की हालिया रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को सौंपी गई है, ताकि उसके मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की आगे की रणनीति तय की जा सके। नेक्स्ट न्यूज है, आर्थिक पैकेज पर रहेगी निवेशकों की नजर। शेयर बाजारों सूचीबद्ध कंपनियों के लिए बीते वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही यानी जनवरी मार्च 2020 के साथ ही पूरे वित्त वर्ष के नफा नुकसान का लेखा जोखा आना 2 हफ्ते पहले शुरू हो गया था। निवेशकों को सबसे ज्यादा इंतजार उन सेक्टरों के लिए सरकार की तरफ से राहत पैकेज का है जिन्हें कोरोना संकट की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सिर्फ घोषणा बाकी है। शेयर बाजारों ने अप्रैल में पिछले 11 वर्षों के दौरान किसी एक महीने में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। अकेले पिछले सप्ताह सेंसेक्स में 2390 अंकों की बढ़ोतरी हुई। जानकार यह भी मानते हैं कि जिन चीजों पर निवेशक पैनी नजर रखेंगे वे लॉकडाउन के दौरान मिलने वाली छूटों से जुड़ी है। सोमवार से 17 मई तक के लिए लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू होगा। इस चरण में ग्रीन व ऑरेंज जोन के अलावा रेड जोन को भी कई तरह की राहत दी गई हैं। तो ये बिजनेस पेज की 3 इंपॉर्टेंट न्यूज थी हमारे लिए। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल होते हैं और देखिए एडिटोरियल पेज में जितने भी आर्टिकल लिखे जाते हैं वो विशेषज्ञों द्वारा लिखे जाते हैं। उसमें जो भी आर्टिकल लिया जाता है यानी कि जो भी विषय लिया जाता है उसमें गंभीरता से उन प्रश्नों को और उन भविष्य की संभावनाओं को रखा जाता है जो हमारे और आपके हित में होते हैं या उसके लिए आगाह किया जाता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी होते हैं जो हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इन सभी को अगर हम एक जगह सुव्यवस्थित कर दें तो उसे ही आर्टिकल कहा जाता है और इन आर्टिकलों के समूह को एडिटोरियल कहा जाता है। तो चलिए एडिटोरियल पेज का डिस्कशन शुरू करते हैं। 3 आर्टिकल हैं हमारे लिए। पहला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन को सुधारे दुनिया। जिस तरीके से WHO पर अब उंगलियां उठने लगी हैं, उन्होंने कोरोना वायरस को लेकर उन्होंने खुद भी कोरोना वायरस को गंभीरता से नहीं लिया, दूसरे देशों को आगाह नहीं किया, किसी न किसी तरीके से उन्होंने चीन को सहयोग किया। तो इन सभी पर यह लिखा गया है आर्टिकल, और ये आर्टिकल लिखा है सामरिक मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी द्वारा। दूसरा आर्टिकल है, उच्च शिक्षा को दे नया आयाम। इस समय मौजूदा स्थिति के हिसाब से अगर देखें तो जो एकेडमिक हैं, जो छोटे बच्चों के, वो उन्हें तो ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इस समय अब जो शिक्षा है वो ऑनलाइन की तरफ बढ़ रही है। तो ऐसे में जो उच्च शिक्षा है उसे किस तरीके से ढाला जाए इस ऑनलाइन की प्रक्रिया में, इस पर ही लिखा गया है ये आर्टिकल। और ये आर्टिकल लिखा है गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्था प्रयागराज के निदेशक बद्री नारायण द्वारा। तीसरा आर्टिकल है, जिस तरीके से कल आतंकवादियों से मुठभेड़ में हमारे 5 जवान शहीद हो गए, तो अब ये देश इसकी भी मांग कर रहा है कि ये शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए और ये वक्त है आतंकवाद को खत्म करने का और पाकिस्तान को एक अच्छा सबक सिखाने का जो आतंकियों को पनाह देता रहता है। इसी पर लिखा गया है ये तीसरा आर्टिकल। तो हम सबसे पहले अपना पहला आर्टिकल देख लेते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन को सुधारे दुनिया। विश्वव्यापी कोरोना कहर के साथ ही कई मामलों को लेकर बहस शुरू हो गई है। एक तो इसकी स्वतंत्र जांच करने की मांग जोर पकड़ रही है। कोरोना वायरस कहां से और कैसे पनपा, इसी के साथ
उस विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ में सुधार को लेकर भी दबाव बढ़ रहा है, जिसकी छवि को चीन के प्रति झुकाव के कारण बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के उन नेताओं में से एक हैं जिन्होंने सबसे पहले डब्ल्यूएचओ में सुधारों का आह्वान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ को दी जाने वाली मदद को स्थगित कर दिया है, जिससे उस पर सुधारों के लिए दबाव और बढ़ गया है। चीन अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी द्वारा स्वतंत्र जांच की मांग पर आक्रामक प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है। ऐसी मांग करने वाले ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को वह अपने आर्थिक दबाव की हेकड़ी दिखाकर धमका भी रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जांच को लेकर चीन का उग्र विरोध यही बता रहा है कि वह उन पहलुओं से पर्दा नहीं उठाने देना चाहता जिससे वह उजागर होने के कारण वायरस पूरी दुनिया में फैला है। देखिए, अमेरिका ने तो स्पष्ट कहा है कि ये जो वायरस है वो वुहान से आया है, और अमेरिका अब इसके लिए, जैसे कि कल न्यूज़ में था कि ऑस्ट्रेलिया ने एक तरफ जहां चीन को इसके जिम्मेदार बताया, तो चीन ने ऑस्ट्रेलिया को धमकी दी कि वो इस तरीके आरोप ना लगाए, वरना उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये चीन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए बोला। उस पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका ने एकजुट होते हुए चीन को धमकाया कि आप इस तरीके से किसी देश को नहीं बोल सकते हैं, और अभी इसकी जांच होना बाकी है, रिपोर्ट आना बाकी है कि क्या ये जो वायरस है वो वुहान से ही आया है। तो जब तक इसकी रिपोर्ट नहीं आती, जब तक एजेंसियां जांच नहीं कर लेती हैं, और तब तक आप इस तरीके के बयान देने का आपका कोई हक नहीं है। और अमेरिकी राष्ट्रपति ने तो यहाँ तक कहा कि हमारी खुफिया एजेंसी इस पर कार्य कर भी रही हैं, और रिपोर्ट आने के बाद चीन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। टेड्रोस के अतीत पर नजर डालें, यानी कि जो डब्ल्यूएचओ के प्रमुख हैं, उनके अतीत पर अगर नजर डालें तो वह इथोपिया की माओवादी सत्ता के उभरते हुए सितारे थे, जहां 1991 में माओवादी मोर्चे ने सत्ता काबिज कर ली थी। इथोपिया के स्वतंत्र स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उन पर 3 महामारियों पर पर्दा डालने का आरोप लगा था। अब देखिए, स्पष्ट है इसमें, जब इन्होंने अपने इथोपिया जैसे छोटे से देश में भी जो वहां महामारी फैली थी उस पर इन्होंने पर्दा डाला था, यानी कि उसकी जानकारी छुपाई थी। और आज भी उन पर यही आरोप लग रहे हैं कि डब्ल्यूएचओ के प्रमुख होते हुए भी इन्होंने कोरोना जैसी एक महामारी को छुपाए रखा। आज वही काम वह उस चीन के लिए करते दिख रहे हैं जिसे दुनिया को ऐसी महामारी की चपेट में ला दिया है जिसके कारण पूरा विश्व मंदी के बाद के सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना करने को विवश है। इस पूरे मामले में डब्ल्यूएचओ की हीला हवाली का पता इसी से चलता है कि उसने 11 मार्च को तब कोरोना वायरस से उपजी बीमारी कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया, जब कोरोना संक्रमण 111 देशों में पैर पसार चुका था। तब तक वह चीन के झूठे प्रसार को ही आगे बढ़ाता रहा। चीन ने डब्ल्यूएचओ पर वर्चस्व वित्तीय योगदान से नहीं, बल्कि शीर्ष पर अपनी पसंद के शख्स को बैठाकर कायम किया था। देखिए, जिस तरीके सबसे ज्यादा फंड अमेरिका देता है डब्ल्यूएचओ को, उसके बाद चीन देता है, लेकिन जो ये शख्स हैं टेड्रोस एडहोम, ये चीन की पसंद के हैं, यानी डब्ल्यूएचओ जो प्रमुख हैं उनको बनाने में चीन ने काफी सहयोग किया था। जब सार्स के रूप में चीन की धरती से 21वीं सदी का पहला वायरस पैदा हुआ था, तब डब्ल्यूएचओ ने उसकी कड़ी निंदा की थी। हालांकि कोरोना मामले में टेड्रोस चीन की गलतियों का पर्दा डालते रहे। उन्होंने बयानों को बीजिंग अपनी ढाल बनाता रहा, उनके द्वारा दिए गए बयान को बीजिंग अपनी ढाल बनाता रहा। जब भी तमाम देश इस अप्रत्याशित संकट से उबर जाएंगे तो वे बीजिंग पर निर्भरता के जोखिम को कम करने की दिशा में जरूर उन्मुख होंगे। चीन से आर्थिक दूरी अब नया दस्तूर बन जाएगी। जापान ने तो अपनी कंपनियों की विनिर्माण इकाइयां चीन से स्थानांतरित करने के लिए $2.2 अरब का कोष भी बना दिया है। इससे तमाम विदेशी कंपनियां चीन से व्यापक स्तर पर पलायन कर सकती हैं। डब्ल्यूएचओ का कायाकल्प बेहद जरूरी है। भारत, जापान, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने इसके लिए आवाज उठानी भी शुरू कर दी है। इस बीच चीन द्वारा डब्ल्यूएचओ को $3 करोड़ की अतिरिक्त मदद का मकसद सुधार के ऐसे स्वरों की हवा निकालना है। डब्ल्यूएचओ की नीति निर्धारक संस्था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की आगामी 17 मई को वार्षिक बैठक होने जा रही है। उम्मीद है कि उसमें कई देश सुधार के लिए
दबाव डालेंगे। चीन किसी भी सूरत में ऐसे सुधार का विरोध करेगा। हालांकि केवल पैसों के दम पर चीन अपनी छवि नहीं सुधार सकता है और ना ही मौजूदा वैश्विक संकट के लिए दोषारोपण की दिशा बदलने की उसकी मुहिम सफल हो पाएगी। दुनिया को ऐसी विश्वसनीय संस्था की दरकार है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य को चुनौती मिलने पर एक प्रभावी समन्वित वैश्विक रणनीति को आकार दे सके। नेक्स्ट न्यू आर्टिकल है हमारे लिए, उच्च शिक्षा को दे नया आयाम। कोरोना जनित आपदा ने करीब करीब पूरी दुनिया को मूल चरित्र से प्रभावित किया है। समाज सम्मिलन, संवाद एवं गति से बनता है। कोरोना संकट ने इस सम्मिलन एवं संवाद की मूल सामाजिक प्रवृत्ति पर ही रोक लगा दी है। 21वीं सदी की सर्वाधिक बड़ी घटना भूमंडलीकरण सम्मिलन, संवाद एवं गति को तीव्र करने की प्रक्रिया रही है। लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण से उपजे संकट ने सम्मिलन, संवाद एवं गति की प्रवृत्ति को उल्टाकर हमें थम जाने को बाध्य कर दिया है। आज समाज की सहज गति में अचानक ब्रेक लग गया है। देखा जाए तो कोरोना जनित इस प्रवृत्ति ने हमारी आधुनिकता के अर्थशास्त्र को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। इसमें उद्योग, बाजार एवं शिक्षा तीन बड़े सेक्टर हैं जो गहरा आघात इन तीनों सेक्टरों को गहरा आघात दिया है। उच्च शिक्षा पूरी दुनिया और खास पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण सहयोग करती रही है। अमेरिका ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 1912 से 1917 तक न्यूयॉर्क राज्य की अर्थव्यवस्था में 5,780 लाख डॉलर का इजाफा किया है। कोरोना संकट के चलते दुनिया के बड़े विश्वविद्यालय अब ऑनलाइन शिक्षा को ऑन कैंपस क्लासरूम टीचिंग के विकल्प के रूप में विकसित करने में लगे हुए हैं। प्रश्न उठता है कि क्या क्लासरूम टीचिंग एवं ऑन कैंपस के अभाव में इन विश्वविद्यालयों का ब्रांड प्रभावित होगा? इसका उत्तर शायद हाँ में होगा। ऑनलाइन शिक्षा, ओपन शिक्षा के माध्यम से ये विश्वविद्यालय सस्ती किंतु ज्यादा छात्रों को अपनी ओर जोड़ने की रणनीति पर काम कर रहा है। भारत में उच्च शिक्षा के 3 मॉडल महत्वपूर्ण हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए आकर्षक बनाया जा सकता है। एक तो आईआईटी, आईआईएम मॉडल, दूसरा जेएनयू, बीएचयू, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी जैसे उत्कृष्ट आवासीय विश्वविद्यालयों का मॉडल, तीसरा अशोक यूनिवर्सिटी, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, शिव नारद यूनिवर्सिटी जैसे निजी विश्वविद्यालयों का मॉडल। अनेक राजनीतिक टकराव के बावजूद जेएनयू, बीएचयू जैसे प्रमुख विश्वविद्यालय तमाम अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को अपनी ओर खींच सकते हैं। ऐसे शिक्षण संस्थानों को उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में और प्रयास किए जाने चाहिए। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने हाल में जो नए केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले हैं उन्हें भी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए आकर्षक का केंद्र बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज है, व्यर्थ ना जाए यह बलिदान। कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए मेजर कर्नल और राज्य पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर समेत 5 जवानों का बलिदान देश के लिए एक बड़ा आघात है। इस आघात को सहन करना ही होगा, लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान पोषित एवं प्रेरित आतंकवाद को समूल नष्ट करने का नए सिरे से दृढ़ संकल्प भी लेना होगा। यह संकल्प ऐसा होना चाहिए कि पाकिस्तान के होश ठिकाने आ जाएं और वह अपने पोले पासे यानी कि जो आतंकवादियों को सह देता है, भारत में घुसपैठ कराने से घबराए। इन कारणों की तह तक जाने की जरूरत है जिनके चलते सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद भी अब अपनी आतंकी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसे आतंकी राष्ट्र की तरह ही व्यवहार किया जाना चाहिए और यह उम्मीद लगाने से हर हाल में बचा जाना चाहिए कि एक ना एक दिन वह सुधर जाएगा। पाकिस्तानी का सत्ता प्रतिष्ठान कितना निर्लज्ज और निकृष्ट है, यह इससे समझा जा सकता है कि वह सबसे बड़ी वैश्विक आपदा के इस दौर में भी आतंकियों की घुसपैठ करने और संघर्ष विराम का उल्लंघन करने में लगा हुआ है। हमें केवल यही नहीं सुनिश्चित करना है कि राष्ट्र में अप्रतिम शौर्य का परिचय देते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों का बलिदान व्यर्थ न जाए, बल्कि यह भी देखना होगा कि आखिर हंदवाड़ा में इतनी बड़ी क्षति क्यों उठानी पड़ी। और शहादत देखिए बार बार हो रही है, इसलिए अब समय ऐसा आ गया है कि अब पाकिस्तान को इस तरीके से सबक सिखाया जाए
कि जो पाकिस्तान से आतंकवादी गतिविधियां हैं वो पूरी तरीके से नष्ट हो सकें। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। एक न्यूज़ है स्पोर्ट्स पेज में, किसी मुश्किल पिच पर टेस्ट की तरह है मौजूदा स्थिति, ये बोला है गांगुली ने। बीसीसीआई के मौजूदा अध्यक्ष और पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने कोरोना वायरस की स्थिति को किसी मुश्किल पिच पर टेस्ट मैच खेलने जैसा करार दिया है। गांगुली ने कहा है कि मैं मौजूदा हालात से बहुत दुखी हूं क्योंकि लोग तकलीफ उठा रहे हैं। दादा गांगुली ने क्रिकेट की भाषा में इन हालात को समझाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि अभी एक गलत फुटवर्क लोगों को आउट कर सकता है और फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ऐसे में सभी लोगों को संभल कर रहने की जरूरत है। गांगुली ने इस दौरान देशव्यापी लॉकडाउन के हालात को लेकर कहा कि यह एक ऐसा मुश्किल टेस्ट है जहां गेंद सिम भी कर रही है और स्पिन भी। बल्लेबाजों के पास गलती करने की गुंजाइश नहीं है और उन्हें रन भी बनाने हैं और अपना विकेट भी सुरक्षित रखना है, तभी यहां जीत संभव हो सकती है। अब नेक्स्ट, ये लास्ट पेज था हमारे लिए स्पोर्ट्स पेज। अब आज के पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, लॉकडाउन से बाहर आ रहा है विश्व। इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को नई सरकार बनाने से रोकने के लिए रविवार को सुनवाई शुरू कर दी गई है। दिल्ली में रिकॉर्ड 427 नए मामले, देश में आंकड़ा 42,000 के पार पहुंच गया है। कोरोना मामलों की वृद्धि में स्थिरता जल्द, ये बोला है नीति आयोग ने। बुरी तरह से प्रभावित 20 जिलों में अब तैनात होगी केंद्रीय टीमें। इंफ्रा परियोजनाओं से बढ़ाएंगे औद्योगिक उत्पादन और सीआईआई के अनुसार सामान्य होने में लगेगा 1 साल। तो ये आज का यानी कि 4 मई 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।